गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। इसमें अब नेक्स्ट है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलता है कि यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही क्या है आपका फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये जो है इसी को फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, और ये जो है इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ प्रेशर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायमेंशनली इक्वल टू प्रेशर, और इसी को इंटरनल प्रेशर बोलते हैं, और इट इज़ नोन एज इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका DE अपॉन DV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू TdP अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P, इज इक्वल्स टू पाई टी, ठीक है। ये जो है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक या फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो है आपका इंटरनल प्रेशर के इक्वल होगा। ये जो है आपका इंटरनल प्रेशर क्या है, T इंटू DP अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P, ये जो है आपका इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। फिर फॉर रियल गैस, सॉरी फॉर आइडियल गैस, पाई T इज इक्वल्स टू 0 होता है। फॉर रियल गैस पाई T इज इक्वल्स टू हो जाएगा n स्क्वायर A अपॉन B, ठीक है। तो ये जो है आपका फॉर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में होगा। सेकेंड है आपका सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये बोलता है चेंज इन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका DH अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस T DV अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस V, ठीक है। तो ये जो है आपका सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, और फॉर आइडियल गैस के लिए जो है ये वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट और सेकेंड, इससे भी आप
आपके न्यूमेरिकल पूछते हैं, न्यूमेरिकल नहीं पूछता, मेनली आपका इक्वेशन ही डिराइव करने को पूछता है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका दो इक्वेशन, कई बार इसको डायरेक्ट भी एज इट इज़ पूछ देता है, ये जैसे आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट, या फिर व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ इंटरनल प्रेशर, ऐसा करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपके नेट में आता है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डिराइव करने के, या कुछ चेंज करके इसको आपको डिराइव करने बोलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका दो टेम्परेचर पे होता है, एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर। तो फर्स्ट है आपका एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा, पहले लो टेम्परेचर देख लेते हैं, एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के लिए डेल सी पी, ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसके लिए एंथैल्पी हो जाएगा डेल H2 और इसका टेम्परेचर जो है T2, फिर वैसे ही डेल H1, इसका टेम्परेचर T1। ये आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। यदि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा डेल डेल E2, ये आपका टेम्परेचर T2 में, और दूसरा हो जाएगा डेल E1 टेम्परेचर T1 पे। यहाँ पे डेल H2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल H1 प्लस CP T2 माइनस T1। और अगर एंथैल्पी के इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे, डेल E2 इज इक्वल्स टू डेल E1 प्लस CV T2 माइनस T1। तो ये आपका एट लो टेम्परेचर के लिए एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज है। फिर दूसरा है एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के लिए हो जाएगा डेल H2 इज इक्वल्स टू डेल H1 प्लस डेल अल्फ़ा T2 माइनस T1 प्लस डेल बीटा T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। ये जो है T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ठीक है, डेल बीटा बाई 3, फिर प्लस डेल गामा बाई 3 T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर के लिए किरचॉफ्स इक्वेशन है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। The enthalpy of the reaction for the formation of अमोनिया, तो ये हो जाएगा आपका N2 plus 3H2 gives
2NH3. At 27 degrees centigrade was found to be minus 91.94 kilojoule. What will be the enthalpy, sorry, what will be the CM at constant pressure and at 27 degrees centigrade for N2, H2 and NH3. सॉरी, ये जो है what will the CM at constant pressure, what will be the enthalpy of reaction at 50 degrees centigrade, then CM at constant pressure and at 27 degrees centigrade for N2, H2 and NH3 are 28.45, 28.32 and 37.87 जूल पर केल्विन respectively. ठीक है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला जो है डेल H2 इज इक्वल्स टू डेल H1 प्लस CP T2 माइनस T1, ये वाले फॉर्मूले से निकलेगा ये। अब यहाँ पे डेल H1 की वैल्यू दी हुई है, ये जो आपका डेल H1 है माइनस 91.94 किलो जूल, और ये जो है आपका व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है, मतलब T2 जो है आपका 50 डिग्री है, ठीक है, मतलब H2 की वैल्यू निकालनी है हमको, H1 दिया हुआ है और यहाँ पे बोल रहा है CM एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर N2, H2 एंड NH3, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसकी वैल्यू है N2 की वैल्यू, CM मतलब CP की वैल्यू दी हुई है ना,
मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये आपका CP एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो वही वैल्यू है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, आपका N2 की वैल्यू कितनी दी है 28.45, H2 की वैल्यू है 28.32 और NH3 की वैल्यू है 37.87। तो यहाँ पे अब CP इज इक्वल्स टू हो जाएगा C प्रोडक्ट माइनस C रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपका एक ही है और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 37.87 माइनस रिएक्टेंट का हो जाएगा 28.45 प्लस 3 इंटू 28.32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 37 ये आपका हो जाएगा 74.14 माइनस 28.45 प्लस 6 9 27 87। अब इसको प्लस करेंगे तो ये होगा 74.14 माइनस 86.961 इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 130.65, इसकी वैल्यू आएगी 130.65 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल पर केल्विन। अब उसके बाद ये आपकी Cp की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे Cp की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल H2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल H1 हमारा दिया हुआ है माइनस 91.94 प्लस Cp की वैल्यू है 130.65 और T2 माइनस T1 तो यहाँ पे 50 माइनस 27, डेल H2 इज इक्वल्स टू माइनस 91.94 प्लस 130.65 और ये आपका हो जाएगा इंटू 23। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो डेल H2 वैल्यू आएगी इसकी माइनस 88.938 किलो जूल। ठीक है, तो ये आपका जो है किरचॉफ्स इक्वेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपांशन फॉर आइडियल गैस। ठीक है, इसका हमने जो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल
एक्सपांशन और एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, इसको देखा था आइडियल गैस के लिए। अब इसमें जो है क्या कंपेयर करेंगे, तो इसका जो कंपैरिजन होता है वो वर्क डन के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो वर्क डन जो है हमेशा जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन है इसका हमेशा ज़्यादा होगा किससे, एडियाबेटिक एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन से। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, A B C D E, ये वाला जो है आपका नीचे वाला ये आपका एडियाबेटिक एक्सपांशन है और ये वाला जो है आपका आइसोथर्मल। ठीक है, तो आपका एडियाबेटिक एक्सपांशन हमेशा वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपांशन जो है हमेशा जो है वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन से कम रहेगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है कि कोई भी चीज़ जैसे प्रेशर इसका दोनों का फाइनल प्रेशर जो है एडियाबेटिक एक्सपांशन और आइसोथर्मल एक्सपांशन का सेम हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका प्रेशर जो है वो आइसोथर्मल एक्सपांशन का अधिक होगा एडियाबेटिक एक्सपांशन के रिस्पेक्ट में। अगर इसमें इसका प्रेशर अधिक हो, दोनों का प्रेशर यदि सेम हो तो उसका जो वॉल्यूम है आइसोथर्मल एक्सपांशन का वो ज़्यादा होगा एडियाबेटिक एक्सपांशन। मतलब ओवरऑल कोई भी कंडीशन आए उसमें आइसोथर्मल एक्सपांशन जो है वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल एक्सपांशन हमेशा एडियाबेटिक एक्सपांशन के ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो यही इसका इन दोनों के बीच का कंपैरिजन है। द वर्क डन for reversible isothermal expansion is always greater than reversible adiabatic work done for रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। ठीक है, और ये इसका कितना ज़्यादा रहता है, गामा ज़्यादा रहता है। मतलब अगर गामा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एडियाबेटिक। ठीक है, मतलब ये जो इतना डिफरेंस जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका गामा हो जाएगा। गामा जो है ये ज़्यादा होता है आइसोथर्मल का एडियाबेटिक के कंपैरिजन में। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं आइसोथर्मल जो है वो क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जबकि एडियाबेटिक क्या होता है, पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का कंपैरिजन है। अब नेक्स्ट आ जाता है जूल थॉमसन इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है जूल थॉमसन इफेक्ट।
जूल थॉम्सन इफेक्ट सबसे पहले क्या बोलता है कि यदि आप किसी गैस को हायर प्रेशर से लेकर लोअर प्रेशर तक के आप इसको एडियाबेटिकली थ्रू अ पोरस प्लग जो है पुश करेंगे, है ना, एडियाबेटिकली, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे कूलिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाएंगे तो क्या होते जाएगा, कूलिंग होगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, जूल थॉम्सन इफेक्ट बोलते हैं। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में एडियाबेटिकली यदि पोरस प्लग से जो है फ्लो कराया जाए इसका, तो यहाँ पे प्रेशर जो है कूलिंग होती है गैस की, और इसी कूलिंग को ही क्या बोलते हैं हम, जूल थॉम्सन इफेक्ट बोलते हैं। जूल और थॉम्सन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो ये जो है क्या कहलाता है, जूल थॉम्सन इफेक्ट। अब इसमें जो है ये जूल थॉम्सन इफेक्ट सारे गैसेस में अप्लीकेबल होता है सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के। ठीक है, इनमें जो है कूलिंग के जगह पे हीटिंग होने लगती है। तो ये दो जो है गैस, यही दो गैस जो है ये जूल थॉम्सन इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है, बाकी सारे जो गैसेस है वो ये जूल थॉम्सन इफेक्ट को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, व्हेन अ गैस इज सब्जेक्टेड from higher pressure to lower pressure adiabatically through a porous plug, then cooling of gas takes place. This is known as Joule-Thomson effect. All gases follows this effect except hydrogen and helium gas. ठीक है, तो सारे गैसेस जो है इस जूल थॉम्सन प्रोसेस या जूल थॉम्सन इफेक्ट को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ये जो जूल थॉम्सन प्रोसेस है वो एडियाबेटिक तो होता ही है, साथ में आइसो एंथैल्पिक भी होता है। दिस इफेक्ट इज एडियाबेटिक एंड आइसो एंथैल्पिक। आइसो एंथैल्पिक मतलब यहाँ पे जो डेल एच की वैल्यू है, एंथैल्पी की वैल्यू है वो 0 होती है ना, और एडियाबेटिकली मतलब यहाँ पे हीट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ना तो हीट चेंज होता है और ना ही यहाँ पे जो है एंथैल्पी चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपका जूल थॉम्सन इफेक्ट है। अब इसको जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको कैसे कोरिलेट करते हैं वो देखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपका जो इक्वेशन होता है डेल ई इज इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक है। यहाँ पे ही एडियाबेटिक कंडीशन है, एट एडियाबेटिक कंडीशन डी क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। एडियाबेटिक कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे डी ई को क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 और डी डब्ल्यू को PdV माइनस PdV। ठीक है, अब ये जो माइनस PdV है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये आपका हो जाएगा E2 माइनस E1 माइनस V2 माइनस V1, या फिर
E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू माइनस PV2 प्लस PV1, या इधर इसको कर देंगे, माइनस इधर आ जाएगा, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू PV1 प्लस PV1 माइनस PV2। अब V2 के साथ में E2 के साथ में V2 वाला ला देंगे, तो E2 प्लस PV2 इज इक्वल्स टू PV1 प्लस E1। तो यही आपका क्या होता है, डेल H होता है, डेल H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, डेल H2 इज इक्वल्स टू डेल H1। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों जो है डेल H2 इज इक्वल्स टू, मतलब इसका जो एंथैल्पी होगा और इसका एंथैल्पी दोनों सेम होगा, मतलब यहाँ पे अगर इसको हम चेंज इन एंथैल्पी कर देंगे डेल H2 माइनस डेल H1, तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, आइसो एंथैल्पिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका दोनों का जो जब हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे एडियाबैटिकली विथ थ्रू पोरस प्लग, तो यहाँ पे दोनों की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो क्या कहलाता है, जूल थॉमसन इफेक्ट। अब इसी का जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट ये हो जाएगा आपका H इज इक्वल्स टू HTP, तो ये होगा डेल H इज इक्वल्स टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर डेल T प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल T। अब हमारा चेंज इन एंथैल्पी तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल T, ये आपका होता है CP। ठीक है, स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये आपका CP डेल T प्लस डेल H अपॉन डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर डेल P। अब इसको इधर इसको इस तरफ ले गए, तो ये हो जाएगा CP डेल T इज इक्वल्स टू माइनस डेल H अपॉन डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर डेल P। इस वाले डेल P को इधर ले गए, तो ये हो जाएगा CP बाय डेल P या CP डेल T बाई डेल P इज इक्वल्स टू माइनस डेल H बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये जो है इसको इधर ले गए, तो डेल T अपॉन डेल P इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन CP डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यही आपका क्या कहलाता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाता है। म्यू JT से शो करते हैं इसको, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ठीक है, यदि हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में देखें इसी को, तो ये हो जाएगा डेल T अपॉन डेल P इज इक्वल्स टू डेल H अपॉन डेल P को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन CP डेल V T डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। ठीक है, तो ये आपका एक जो है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और एक जो है प्रेशर के रिस्पेक्ट में है।
फॉर आइडियल गैस कंडीशन में म्यू जे टी जो है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब आइडियल गैसेस में क्या होता है, नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग टेक्स प्लेस, है ना। जो हम पढ़ते हैं वो किस कंडीशन के लिए पढ़ते हैं, रियल गैस के लिए। तो यहाँ पे जो आइडियल गैसेस है उनमें क्या होता है, ना तो जब हम एडियाबेटिकली हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे जाएंगे थ्रू पोरस प्लग, तो वहाँ पे कूलिंग भी नहीं होगा और हीटिंग भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये जो आइडियल गैस है वो जूल थॉम्सन इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है। फॉर रियल गैस ये हो जाएगा आपका म्यू जे टी इज इक्वल्स टू 1/Cp 2A/RT माइनस B, जो वॉन वॉल इक्वेशन होता है ना। तो यहाँ पे ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर द वॉन्डर वॉल कॉन्स्टेंट्स फॉर रियल गैस। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर मतलब क्या होता है, जब जो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर जब जूल थॉम्सन कोफिशिएंट 0 हो जाता है, मतलब वहाँ पे नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग होती है, तो उस टेम्परेचर को ही क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन टेम्परेचर। अ टेम्परेचर एट विच mu Jt is equals to 0, then neither cooling nor heating takes place and gas behave as an ideal gas। ठीक है, तो म्यू जे टी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और टी इज इक्वल्स टू टी आई हो जाएगा। तो सेम ये रियल गैस जो होगा, म्यू जे टी 0 1/Cp 2A/R, तो ये आपका टी आई हो जाएगा माइनस बी। तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा इधर जाके, तो 0 इज इक्वल्स टू 2A/RT आई माइनस बी, बी इधर चले जाएगा, बी इज इक्वल्स टू 2A/RT आई, या फिर टी आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2A/RB। तो यही क्या कहलाता है, इन्वर्जन टेम्परेचर। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट या जूल थॉम्सन इफेक्ट का द वॉन्डर वॉल constants A and B for H2 gas are 0.246 decimeter square
डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेरिक मोल टू द पावर -2। एंड 0.267 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर मोल टू द पावर -2 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो है इन्वर्जन टेम्परेचर वाले फॉर्मूले से निकलेगा। टी आई इज इक्वल्स टू 2A/RB। इसका जो है इसका मोल इन्वर्स होता है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 0.246 अपॉन इसका आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में। 0.0821 इंटू बी हो जाएगा 0.267। ठीक है, तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। इसको देख लेना कैलकुलेट करके क्या आंसर निकलता है। नेक्स्ट है वेरियस थर्मोडायनेमिक रिलेशन फॉर रियल गैस। तो इसमें सबसे पहला है वर्क डन इज इक्वल्स टू -nRT ln V2 - NB अपॉन V1 - NB माइनस n²A 1/V2 - 1/V1। फर्स्ट फॉर इंटरनल एनर्जी चेंज del E is equals to minus n²A 1/V2 - 1/V1। नेक्स्ट है हीट एब्जॉर्ब्ड रिलीज्ड Q is equals to nRT ln V2 - NB अपॉन V1 - NB। और नेक्स्ट है इसमें एंथैल्पी चेंज del H is equals to -2n²A 1/V2 - 1/V1
प्लस एन आर टी V2 बाई V2 माइनस एन बी माइनस V1 अपॉन V1 माइनस एन बी। ठीक है, तो ये कुछ थर्मोडायनेमिक जो है रिलेशन है रियल गैस के लिए। अब नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। या मैक्सवेल स्क्वायर भी बोलते हैं, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत सारा जो है डेरिवेशन है उसको जो है करते हैं। इसमें मैक्सवेल ने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड इक्वेशंस दिए हैं, तो उसको जो है नेट में तो इतना जो है टिपिकल नहीं पूछता है, इजी फॉर्म में जो है इक्वेशन के फॉर्म में बस पूछता है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक फॉर्मूले से याद करते हैं। ठीक है, ये जो है आपका स्क्वायर थर्मोडायनेमिक स्क्वायर है। यहाँ से हम बहुत सारे जो है इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका S मतलब एंट्रोपी, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, T मतलब टेम्परेचर, H मतलब एंथैल्पी, G मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। A मतलब हेल्महोल्ट्ज़, फ्री एनर्जी, और E मतलब इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको आप और कैसे याद कर सकते हो, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड है जी एट इट। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद भी कर सकते हो। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड है जी एट इट। ठीक है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड है जी एट इट। ठीक है, ऐसे करके भी आप इसको थर्मोडायनेमिक स्क्वायर को याद कर सकते हो। अब इसके बाद इसमें कैसे कैसे हम रिलेशन जो है कोरिलेट करके जो इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट डेल E इज इक्वल्स टू डेल E इज इक्वल्स टू TdS, ये होगा TdS माइनस PdV। ठीक है, यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं उसके पास यदि एरो आता है, ये जो एरो है इसी तरफ ही आएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इधर आएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा, वॉल्यूम इधर आएगा और टेम्परेचर इधर आएगा। ठीक है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड है जी एट इट। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे डेल E इज इक्वल्स टू हो जाएगा T डेल S।
ठीक है। टी डेल एस मतलब आगे ये वाला आपको ये निकालना है इसका इक्वेशन, तो टी डेल एस, तो एस पे हमारा एरो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस रहेगा। फिर माइनस पी डी वी, यहाँ पे v के पास क्या हो रहा है, एरो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही ये जो है h देखते हैं, तो डेल h इज इक्वल्स टू हो जाएगा, डेल h इज इक्वल्स टू वी डी पी। ठीक है, ये निकालना है तो पहले सामने वाले को पहले करेंगे ना, तो वी डी पी प्लस टी डी एस। ठीक है, तो ये डेल एच की वैल्यू होगी। डेल जी हो जाएगा आपका इसकी वैल्यू के लिए एस डी टी, माइनस में हो जाएगा तो माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, तो ये डेल जी की वैल्यू। फिर वैसे ही डेल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। ठीक है, तो ये आपका जो है 4 इक्वेशन इससे बन गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, ऐसे लेंगे सेकेंड, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर आपका इधर एरो इधर आ रहा है। फिर ये हो जाएगा आपका डेल वी एट डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिया मैंने, तो ये आपका टेम्परेचर जो है इधर एरो दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका ये जो है आपका माइनस आ जाएगा। इधर क्या है, डेल टी अपॉन डेल पी डेल वी, तो यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। वैसे इधर से करके देखते हैं, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे भी डेल वी पे भी माइनस हो जाएगा और डेल टी पे भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कहीं कोई सा भी रिलेशन देख सकते हैं, 3 होने चाहिए। डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे दोनों तरफ माइनस माइनस साइन है, एरो है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर वैसे ही डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे भी दोनों तरफ माइनस माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। अब थर्ड है डेल ई बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल ई बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसके सामने क्या है, टी है, और टी कैसा है, टी पे एरो है तो ये हो जाएगा आपका डेल ई बाई डेल एस, यहाँ पे एट इज इक्वल्स टू टी, डेल ई अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टी, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस था तो इधर माइनस माइनस दोनों तरफ का प्लस हो जाएगा। फिर है डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी, यहाँ पे माइनस टी होगा, डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे सीधा क्या आ रहा है, टी आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस टी। फिर और
डेल जी अपॉन, वैसे बहुत सारे रिलेशन आप लिख सकते हो इसमें, डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे माइनस और इसके सीध में माइनस पी, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर और डेल वी अपॉन सॉरी डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों माइनस है, दो माइनस आ जाएगा, डेल ए अपॉन डेल वी और इसके सीध में है पी, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ये जो है मैक्सवेल मैक्सवेल स्क्वायर या थर्मोडायनेमिक स्क्वायर है, इससे हम बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट ये पूछेगा है ना कौन सा रिलेशन, चार ऑप्शन दे देंगे तो उसमें से आपको ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको ये अगर आपको याद होगा ये जो स्क्वायर है तो इससे आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस में भी ध्यान देना है, एरो अगर इधर चेंज कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, जो प्लस माइनस है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको प्लस माइनस को भी ध्यान रखना। ऐसे भी ऑप्शन आता है डेल ई इज इक्वल्स टू टी डेल एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी या वी डी पी या यहाँ पे एस डी टी, ऐसे करके चार के ऑप्शंस होंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे पूरा जैसे जो है इक्वेशन बनते हैं वैसे ही आपको अकॉर्डिंगली रूल फॉलो करके ही उसको बनाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेनली क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेट को बता सकते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि किसमें आपका ट्रांसलेशन मोड्स है, कितने आपके उसमें रोटेशनल मोड्स है, कितने आपके वाइब्रेशनल मोड्स है, तो ये सारे चीज़ें जो है कितने डिग्री इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स उसमें है, कितने जो है वेरिएबल्स है वो कौन बताता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड as the number of independent variables or parameters to decide the state of molecule completely. It is known as degree of freedom, ठीक है। तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जितने भी मोड्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है।
अब नेक्स्ट है इसमें रिलेशन बिटवीन CV एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। F से शो करते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल के लिए यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है F रखते हैं तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, NF। इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वन मॉलिक्यूल इज F, then degree of freedom for n molecule is NF। फिर एवरेज इंटरनल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू हाफ KT। ठीक है, और यदि फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू NF KT बाई 2। K जो है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 माइनस 23 जूल पर केल्विन। T तो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एंड यहाँ पे K इज इक्वल्स टू हो जाएगा R अपॉन N0। R आपका है गैस कांस्टेंट और N जो है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R अपॉन N0। तो ये हो जाएगा K इज इक्वल्स टू R अपॉन N0, तो RT अपॉन 2N0। और अगर इसको N0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए फॉर N0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू RT अपॉन 2N0 इंटू N0F। तो N0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RTF अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब ये जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है, CV इज इक्वल्स टू होता है DE अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो
तो यहाँ पे ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, आर टी एफ अपॉन 2, तो सी वी हो जाएगा डी बाई डी टी आर टी एफ बाई 2, हो जाएगा सी वी इज इक्वल्स टू आर टी बाई 2, सॉरी आर एफ बाई 2 डी टी बाई डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये टी टी ये जो है आपका 1 हो जाएगा, तो डी टी बाई डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1, तो सी वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर एफ बाई 2। ठीक है, तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो है सीवी के बीच में रिलेशन हो गया। सीवी इज इक्वल्स टू आर, ये जो है सीवी इज इक्वल्स टू आर एफ बाई 2 है ना, तो ये आर एफ आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब उसके बाद अलग अलग मोड्स के लिए जो है सीवी की वैल्यू क्या क्या होगी ये देख लेते हैं। Contribution of degree of freedom to CV value। तो सबसे पहला है contribution of ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपका होगा R बाई 2। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी आपका R बाई 2। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपका 3 पार्ट में होगा। सबसे पहला है हाई टेम्परेचर, ये होगा आपका 2R, लो टेम्परेचर 0.2R, और सॉरी ये आपका रूम टेम्परेचर, और वेरी लो टेम्परेचर ये होगा आपका 0R। ज़ीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलेशन और रोटेशनल तो R बाई 2 ही होगा, लेकिन जो आपका ट्रांसलेशन है वो आपका हाई टेम्परेचर के लिए 2R हो जाएगा, रूम टेम्परेचर के लिए 0.2R और लो टेम्परेचर के लिए 0 हो जाएगा। तो अगर हाई टेम्परेचर के लिए देखेंगे, एट हाई टेम्परेचर तो आपका जो पूरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होगा, जो है टोटल होगा, तो CV इज इक्वल्स टू N ट्रांसलेशन इंटू R बाई 2 प्लस N रोटेशनल इंटू R बाई 2। ये आपका हाई टेम्परेचर है तो इसका वाइब्रेशन का क्या हो जाएगा, N वाइब्रेशन इंटू 2R। फिर एट
रूम टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल्स टू n ट्रांसलेशन इंटू R/2 प्लस n रोटेशनल इंटू R/2 प्लस n वाइब्रेशनल इंटू 0.2R। और एट लो टेम्परेचर के लिए CV इज इक्वल्स टू n ट्रांसलेशन इंटू R/2 प्लस n रोटेशनल इंटू R/2 प्लस 0। ठीक है, अब ये जो है ये तो अपन को पता चल गया, लेकिन ये ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन ये कैसे निकालेंगे तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपका दो होता है, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा 3n-5 और नॉन लीनियर के लिए हो जाएगा 3n-6। ठीक है, ये आपका लीनियर के लिए 3n-5 और ये आपका नॉन लीनियर के लिए 3n-। ये जो है आपका वाइब्रेशनल मोड है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। और n इज इक्वल्स टू है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये जो 5 है और ये 6 है, ये आपका क्या बता रहा है यहाँ पे, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि ट्रांसलेशन मोड। ट्रांसलेशन मोड आपका दो होते हैं, लीनियर के लिए भी 3 और नॉन लीनियर के लिए भी 3, जबकि रोटेशनल मोड लीनियर के लिए 2 और नॉन लीनियर के लिए 3 होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब मेनली क्या बोलते हैं हम कि कोई भी मॉलिक्यूल है जो सबसे पहले हम उसको एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है आपकी, जैसे कि ये आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव्स जो होते हैं उससे किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम में क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन होता है। फिर माइक्रोवेव रीजन होता है, ये आपका रेडियो वेव। फिर है आपका माइक्रोवेव, ये है आपका इंफ्रारेड, ये है विजिबल और ये है अल्ट्रावायलेट। ये आपका एक्सरे और ये गामा रे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो रेडियो वेव जो रीजन होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और उसमें जो मॉलिक्यूल है या कोई एटम है उसमें क्या होता है, सिर्फ ट्रांसलेशन शुरू होता है। ट्रांसलेशन मतलब कि कोई भी एटम का अपने पोजीशन से बस थोड़ा सा हिलना, ठीक है, वो आपका ट्रांसलेशन मोड कहलाता है। तो ट्रांसलेशन मोड जो है वो लीनियर के लिए क्या हो जाएगा, लीनियर के लिए भी 3 होगा। कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो ट्रांसलेशन होगा, मतलब वो अपने तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा, तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स वाई जेड एक्सिस पे। ठीक है, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे मूव करेगा। तो ट्रांसलेशन मतलब सिर्फ अपनी जगह से हिलने को ही क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन मोड या ट्रांसलेशन एनर्जी बोलते हैं।
ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में। तो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए ही कैसा है, ये जो है 3-3 है, मतलब तीनों डायरेक्शन में होगा। फिर जब हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये क्या आ जाता है, इसका माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल रोटेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो रोटेशन होगा, तो यहाँ पे जो है पहले लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशन होगा तो क्या होगा, सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन सल्फाइड है, या NO है, ठीक है, CO है, तो ये सारे जो है वो क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है, रोटेशन जो है वो सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में होता है, तो इसीलिए ये जो रोटेशन लीनियर के लिए कितना होगा, 2 होगा। जबकि नॉन लीनियर मतलब कि वाटर है, अमोनिया है, ठीक है, ये सब जो है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो नॉन लीनियर में होगा तीनों डायरेक्शन में, तो इसीलिए ये क्या होता है, तीनों डायरेक्शन के लिए इसको कितना लेते हैं, इसका मोड ऑफ वाइब्रेशन 3 लेते हैं। फिर उसके बाद एनर्जी हम बढ़ाएंगे तो कौन सा रीजन आता है आपका, इंफ्रारेड रीजन, और इस इंफ्रारेड में ही क्या होता है, वाइब्रेशन मोड होता है। ठीक है, मतलब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ट्रांसलेशन मोड, फिर बचेगा टोटल मोड में से तो रोटेशनल मोड, और फिर जब बचेगा तो हम क्या देखेंगे, वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, तो इसीलिए जो है पहले हम किसको देखते हैं, ट्रांसलेशन मोड को, फिर रोटेशनल मोड को, और फिर हम वाइब्रेशन मोड को। तो ये जो है ट्रांसलेशन और रोटेशन, ये जो आपका 5 और ये 6 बता रहे हैं, ये क्या बता रहा है, ट्रांसलेशन और रोटेशन मोड। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोड, और उसको माइनस करेंगे तो फिर जो मोड बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका वाइब्रेशन मोड कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो है लीनियर के लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मोड 3 है और रोटेशनल मोड 2 है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5। जबकि यहाँ पे दोनों ही 3 है, नॉन लीनियर के लिए रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों 3-3 है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 3n - 6। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रोटेशनल, वाइब्रेशन एंड ट्रांसलेशन मोड। अब हम देख लेते हैं कैसे हम किसी मॉलिक्यूल का रोटेशनल, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन मोड निकालते हैं, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रहेगा मॉलिक्यूल N, 3n, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशन। सबसे पहला मॉलिक्यूल है वाटर, H2O। H2O आपका लीनियर है, नॉन लीनियर है। ठीक है, वी शेप मॉलिक्यूल है, ये नॉन लीनियर है, इसमें नंबर ऑफ एटम आपकी 3 है। ठीक है, 3n मतलब ये जो आपका नंबर ऑफ एटम्स हमको 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 3n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 × 3 9। अब ट्रांसलेशन मोड जो है दोनों में ही, लीनियर और नॉन लीनियर के लिए 3-3 होता है, रोटेशनल भी नॉन लीनियर के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 9 - 3 + 3 मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 - 6 मतलब 3 मोड क्या होगा आपका, वाइब्रेशनल मोड कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको वाइब्रेशनल मोड को कैलकुलेट करते। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल मोड जो आपका 3 आएगा, ट्रांसलेशन मोड 3 आएगा, रोटेशनल मोड भी 3 आएगा। तो आपको किसी के लिए भी मॉलिक्यूल के लिए यदि कंट्रीब्यूशन देखना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले उसके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने पड़ेंगे, मोड्स निकालने पड़ेंगे। फिर दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका लीनियर है, लीनियर, इसमें भी 3 एटम, 3 × 3 9, ये आपका लीनियर है। ट्रांसलेशन तो 3 ही होगा, लेकिन रोटेशनल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 - 5 मतलब 4 जो है आपका वाइब्रेशन मोड हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, इसके लिए तो आपका H2 है ना, तो H2 के लिए क्या होगा, ये आपका एटम के लिए, एक एटम के लिए भी निकाल सकते हो। तो एक एटम के लिए देखोगे H बस के लिए तो एक ही एटम है, तो इसका
3 हो जाएगा, ट्रांसलेशन मोड ही 3 होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 0, क्योंकि सबसे पहले हम किसको देखेंगे ट्रांसलेशन मोड को। ट्रांसलेशन ही 3 है तो बाकी तो और कुछ बचा ही नहीं, रोटेशनल और वाइब्रेशन। यदि H2 देखते हैं तो H2 में नंबर ऑफ एटम 2 हो गए, ये आपका 6 हो गया। ट्रांसलेशन मोड आपका 3, ये H2 जो है वो भी आपका कैसा लीनियर है, तो लीनियर के लिए जो है रोटेशनल मोड 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अमोनिया, अमोनिया जो है पिरामिडल शेप का होता है, नॉन लीनियर, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12। ट्रांसलेशन मोड नॉन लीनियर है तो 3, रोटेशनल भी 3, और ये हो जाएगा 12 माइनस 6 मतलब वाइब्रेशनल मोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर मीथेन, मीथेन भी नॉन लीनियर होता है, नंबर ऑफ एटम 5, 3 इंटू 5 15, ट्रांसलेशन मोड 3, रोटेशनल भी 3, तो 15 माइनस 6 हो जाएगा 9 वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, तो ऐसे हम इसका मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है, मोड ऑफ रोटेशन और ट्रांसलेशन जो है कैलकुलेट करते हैं। इसी का क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ CV at room temperature and high temperature for helium and CH4। ठीक है, तो CV क्या होता था, रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में पहले देख लेते हैं। हाई टेम्परेचर में था कंट्रीब्यूशन या N ट्रांसलेशन इंटू R/2 प्लस N रोटेशनल इंटू R/2 प्लस N वाइब्रेशनल इंटू 2R। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, हीलियम है, हीलियम एक ही एटम के लिए बोल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या था, जैसे हाइड्रोजन का होगा वैसे ही हीलियम का होगा, तो इसमें 3 ट्रांसलेशन मोड होते थे, बाकी सारे इधर के 0 हो गए, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू R/2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3R/2। जनरली इसमें CV नहीं गामा पूछा है। ठीक है, तो गामा जो है वैल्यू ऑफ गामा एट रूम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, तो ये आपकी CV की वैल्यू हो गई। अब CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, होमो एटॉमिक है, मतलब एक ही एटम है, एक ही एटम के लिए हमने जो है CP की वैल्यू क्या देखी थी 5/2। सॉरी, ये जो है आपका CV की वैल्यू आ गई है ना। अब हमने पढ़ा है CP प्लस CV इज इक्वल्स टू R, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, तो CP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R प्लस CV। तो यहाँ पे ये क्या है आपका हाई टेम्परेचर के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए जो है क्या था, ये जो था R था, R प्लस 3R/2, मतलब ये हो जाएगा आपका 2R प्लस 3R/2
मतलब 5r/2। तो ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई? Cp की वैल्यू हो गई। अब Cp/Cv इज इक्वल्स टू गामा होता था, तो 5r/2 इंटू या डिवाइडेड बाय 3r/2, तो ये हो जाएगा आपका 5r/2 इंटू 2/3r, 2 कैंसर, r कैंसर, 5/3 हो जाएगा आपका 1.66। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे जो है कितना वैल्यू आ गया? 1.66 आ गया। अब ये जो है आपका हाई टेम्परेचर पे हुआ, वैसे ही आप लो टेम्परेचर पे निकालोगे। लो टेम्परेचर पे तो ये हो जाएगा, इधर का सेम, ये भी क्या होगा? 0 ही रहेगा। तो Cv इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशन सेम आ जाएगा, Cv की वैल्यू 3r/2 ही रहेगा। Cp इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2r प्लस 3r/2। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हाई टेम्परेचर पे था। हाई टेम्परेचर पे कितना था? r की वैल्यू जो है r होती है, लेकिन लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड में क्या हो जाता है? लो टेम्परेचर पे 0.2r होता है। तो ये हो जाएगा आपका 0.4r प्लस 3r/2, मतलब 3.4r/2। ठीक है, ये आपकी Cp की वैल्यू हो गई। Cp/Cv इज इक्वल्स टू गामा होगा, तो Cp आपका हो जाएगा 3.4r/2 इंटू 2/3r, 2 कैंसर, r कैंसर, तो ये आपका हो जाएगा 34/30, तो 1.13। ठीक है, तो ये आपकी गामा की वैल्यू आ गई। तो ये किसके लिए हुआ? सिर्फ हीलियम के लिए हुआ। अब हमको CH4 के लिए देखना है, तो CH4 के लिए Cp फॉर CH4 Cv एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के लिए पहले देखेंगे, या फिर इधर ही लिख देती हूँ इसको। ये आप किसके लिए निकाल रहे हो? CH4 के लिए। तो सॉरी, एट हाई टेम्परेचर में देखोगे तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे CH4 का है ना, CH4 में जो है 15 और ये 3 और इसका कितना था? 15 - 6, मतलब 9 वाइब्रेशनल मोड था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3r/2 प्लस ये भी कितना होगा? 3 इंटू r/2। रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों सेम है, सॉरी रोटेशनल और ट्रांसलेशन और वाइब्रेशन हो जाएगा 9 इंटू 2r। नाइन इंटू ये r होगा ना, 9 इंटू r। ठीक है, हाई टेम्परेचर के लिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3r/2 प्लस 3r/2 प्लस 9r, 2 3r प्लस 3r प्लस 18r। तो ये कितना हो जाएगा? 18, 19, 20, 21 और 24r/2 या फिर 12r। ठीक है, Cp इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12r प्लस r, मतलब 13r, और गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13r/12r। ठीक है, तो r कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 1.66।
1.08। ठीक है, ये आपका किस में हुआ, हाई टेम्परेचर में। अब लो टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे, सॉरी रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल्स टू सेम 3R/2 प्लस 3R/2 प्लस 9 इंटू 0.2R हो जाएगा। तो ये होगा 3R/2 प्लस 3R/2 प्लस 1.8R, 2 कॉमन निकल जाएगा, 3R प्लस 3R प्लस 3.6R, तो ये होगा 9.6R/2। तो ये हो जाएगा 4 × 8 4.8R। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4.8। CP हो जाएगा 4.8R प्लस 1 प्लस R, तो ये होगा 5.8R। गामा इज इक्वल्स टू होगा 5.8 अपॉन 4.8। ठीक है, RR होगा तो RR कैंसिल हो जाएगा, इधर पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 58 डिवाइडेड बाय 48, 1 × 48, 100, 1.2 समथिंग आएगा, तो ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो ऐसे आप जो है ये जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हो। एक और देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन गामा CP एंड CV। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू गामा, सॉरी CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। अब सब तरफ को यदि हम CV से डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय CV, तो ये हो जाएगा CP/CV इज इक्वल्स टू, सॉरी CP/CV माइनस CV/CV इज इक्वल्स टू R/CV। तो CP/CV आपका गामा होता है, गामा -1 इज इक्वल्स टू R अपॉन CV। ठीक है, तो CV इज इक्वल्स टू हो जाएगा R अपॉन गामा -1। ये एक रिलेशन हुआ। फिर CP इज इक्वल्स टू होता है CV प्लस R, तो CP इज इक्वल्स टू हो जाएगा R अपॉन गामा -1 प्लस R। तो CP इज इक्वल्स टू हो जाएगा गामा -1 R प्लस R गामा -1। ये हो जाएगा CP इज इक्वल्स टू R प्लस R गामा माइनस R अपॉन गामा -1। तो ये RR कैंसिल हो गया, तो CP इज इक्वल्स टू हो गया R गामा अपॉन गामा -1। ठीक है, तो ये जो है रिलेशन है तीनों का, CP, CV और CV। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक देखेंगे, उसमें कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेशन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।